करके आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ये 5 मिनट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। ओके सर। अच्छा जी, कल हम लोगों ने, अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। हम लोगों ने कल कंट्रोल्स काफ़ी डिटेल में पढ़ लिए, और उसके बाद हम लोगों ने ये जो कंट्रोल्स हैं, जिसमें मैंने 3 टाइप्स बताई थी, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स और करेक्टिव कंट्रोल्स। ये बेसिकली इनकी हमने अलग अलग एग्जांपल्स देखी। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये फ़र्क पूछा जा सकता है कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। कोई एग्जांपल, कोई रियल कंट्रोल देने के बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस कैटेगरी में लाया करेगा। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट हमने कर लिया। थोड़ा सा मैं इसको भी रिकैप कर देता हूँ। इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया कि ये जो कंट्रोल्स हम लेते हैं, इस पे ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स, जिसको हम टाइम कह रहे हैं। तो अब जब आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मकसद इसका क्या होगा? इसका मकसद बेसिकली दो बातें यहाँ पे बताता चलूँ। एक तो ये कि एक तो सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक होता है स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, एक आपके होते हैं ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो हैं, इनसे हमने दोनों फ़ायदे लेने होते हैं। एक तो ये कि हमारे जो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव हो जाएं, और दूसरा उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की के जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हमें कितना हेल्प होती है। अगर हम ये आपके जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का हेड है,
ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स के थ्रू ना सिर्फ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे, बल्कि उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी अचीव करने में हेल्प करे। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के दो पर्सपेक्टिव हो गए, एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना और दूसरा इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना कि वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उसकी असिस्टेंस हो सके। तो ये दो बातें हो गई। अच्छा, अब अगर हम इंटरनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इंटरनल कंट्रोल्स की बात, इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताइए, अब आपको याद रखनी है। नंबर वन, डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। डाटा की, अब आप ये जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, डाटा की इंटेग्रिटी को अचीव करना, ये आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव है। आपकी किसी किस्म की अनऑथोराइज एक्सेस ना हो, ना फिजिकल एक्सेस हो, ना लॉजिकल एक्सेस हो, ये बात याद रखिएगा। एक्सेस फिजिकल भी हो सकती है और एक्सेस वर्चुअल भी हो सकती है, राइट। वर्चुअल एक्सेस का मतलब इंटरनेट के थ्रू, फिजिकल एक्सेस का मतलब प्रीमिसेस के थ्रू। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल से हम हमें ना सिर्फ हर किस्म की अनऑथोराइज फिजिकल एज वेल एज वर्चुअल, जिसको मैं लॉजिकल एक्सेस भी कह सकता हूँ, तो लॉजिकल एक्सेस को रोकना है। ये एक पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो अनऑथोराइज एक्सेस को रोकना, चाहे वो फिजिकल एक्सेस हो चाहे वो वर्चुअल एक्सेस हो, इसको रोकना। अनऑथोराइज चेंजेस को रोकना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इसके अलावा रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन करना, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेकर आना, रिस्क रिड्यूस करना, ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इनपुट और इन क्या कहते हैं, एक्टिविटी ऑथराइजेशन होना, कि कोई भी काम बगैर फॉर्मल परमिशन के ना हो। एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड मैनेजमेंट। इसके अलावा प्रॉपरली रिपोर्टिंग होना, डेटा लॉस को रोकना, डेटा के बैकअप को इंश्योर करना। अच्छा, इसके अलावा बिजनेस की जो सर्विसेज हैं उनमें किसी किस्म की इंटरप्शन ना आने देना। इसी तरह बेस्ट जो आपके स्टैंडर्ड एसओपीज हैं उनको अप्लाई करना, उनको इंश्योर करना, किसी किस्म की लीगल या रेगुलेटरी वायलेशन ना होने देना। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये हम कैसे करेंगे? अपने कंट्रोल्स के थ्रू। कंट्रोल्स मैंने लिस्ट ऊपर बता दी। अच्छा, कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट क्या टॉपिक था? वो ये टॉपिक था, ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। अगला टॉपिक है कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट, ये भी हम कल कंप्लीट कर चुके। कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट क्या कहती है कि ये सिर्फ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नॉन कंप्लाइंस को रेज करना। अगर ये हर इंडिविजुअल, एक तो है ना कि नॉन कंप्लाइंस को रेज करना। अच्छा, अब मैं यहाँ दो बातें करता हूँ। कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट ये कहती है कि भाई ये जिम्मेदारी हर यूज़र ले ले, बजाय इसके कि वो नॉन कंप्लाइंस को रेज करे, वो नॉन कंप्लाइंस को होने ही ना दे। अगर वो किसी काम की वॉयलेशन हर काम को इस एसओपीस के मुताबिक करेगा, तो ना कोई नॉन कंप्लाइंस अगर होगी, ना किसी को नॉन कंप्लाइंस को हाईलाइट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, हमें नॉन कंप्लाइंस का जो नॉन कंप्लाइंस है उसको अगर होने से रोकना है। कैसे रोकेंगे? अगर हम काम सही करेंगे। अगर हम काम सही करेंगे, अगर हम एसओपीज के मुताबिक काम करेंगे, तो फिर तो कोई वॉयलेशन ही नहीं होगी। जब कोई वॉयलेशन ही नहीं होगी, तो फिर कल को क्यों कोई ऑडिटर, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो नॉन कंप्लाइंस को रेज करेगा? तो कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट ये कहती है कि आप अपने अंदर ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी
और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है वो लेकर आए, ताकि आप काम को खुद से ही ठीक करें। आपको तो पहले पता हो कि काम को करना कैसा है, फिर आप इस बात का भी ध्यान रखें कि काम को वैसा ही किया जा रहा है जैसा कि किया जाना चाहिए, ताकि कोई गलती ना हो। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब इसमें मैंने ये भी बताया था कि ऑडिटर का रोल, ये पेपर में आ सकता है कि ऑडिटर का रोल सीएसए में क्या है। तो मैंने बताया था कि ऑडिटर का रोल एज एन ऑडिटर नहीं होता सीएसए के लिए। सीएसए के लिए ऑडिटर का रोल क्या है कि वो या तो एक फैसिलिटेटर होगा, सहूलतकार होगा, या वो एक, क्या कहना चाहिए, मेंटोर मेंटोर होगा। मेंटोर कहते हैं वो जो कि आपकी इंटेलेक्चुअल गाइडेंस करे, इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग करे, राइट। तो वो मेंटोर होगा, या आपका कंसल्टेंट होगा, या वो एज एन एडवाइज़र होगा। तो उसका रोल एज एन ऑडिटर नहीं होगा। ऑडिटर का रोल या तो फैसिलिटेटर होगा, मेंटोर का होगा, कंसल्टेंट का होगा, या मैंने बताया कि एडवाइज़र का होगा, जो कि पहले ये बताएगा कि कैसे सीएससी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। फिर उसके बाद वो लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करेगा, और उन अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू, अब अवेयरनेस कैंपेन्स क्या हो सकती हैं, कोई 3 दिन की वर्कशॉप हो गई, कोई वॉक थ्रू सेशंस हो गए, वेबिनार्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, कोई कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई इन हाउस डिस्कशन हो गई, कोई ट्रेनिंग हो गई, राइट, कोई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो गई। ये मुख्तलिफ इन 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 प्रोग्राम्स के थ्रू वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये गाइडेंस देना और उनकी एग्जीक्यूशन करना, ये बेसिकली फिर इसके बारे में कंसल्टेंसी देने की जो जिम्मेदारी है वो ऑडिटर की। तो ऑडिटर एज एन ऑडिटर सीएसए में नहीं होगा। ऑडिटर का काम फैसिलिटेटर होगा। ऑडिटर ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर है, लेकिन ऑडिटर फॉर सीएसए इज नॉट एन ऑडिटर, ही इज अ फैसिलिटेटर, ही इज अ मेंटोर, ही इज अ कंसल्टेंट। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जरूर। सर इंटरनल कंट्रोल्स में आपने बात की प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव आते हैं कंट्रोल्स इंटरनल जी कंट्रोल्स में। बिल्कुल। सही है सर, ठीक है। अच्छा, ये सारे कंट्रोल्स अगर विदाउट एनी कैटेगराइजेशन सब इंटरनल कंट्रोल्स हैं, पहली बात। लेकिन सही है सर। अगर हम फर्दर उसकी कैटेगराइजेशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, बट विदाउट एनी कैटेगराइजेशन ऑल ऑफ देम आर इंटरनल कंट्रोल्स, सही है सर। और दे आर कंट्रोल्स एक्चुअली। ओके सर। जी सादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे ये पूछना था, आपने कहा था जब ये आप ऑडिट वाला चैप्टर शुरू करवाया था कि आपका 7 या 8वां चैप्टर भी इसके साथ तैयार हो जाएगा। तो सर जैसे आप अब लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहे, तो हम 8वां चैप्टर साथ पढ़ते जाएं, अगर कंफ्यूजन हो तो आपसे पूछ लें फिर। नहीं, यहाँ कंफ्यूजन हो गई आपको शायद। मैंने कहा था कि सॉफ्टवेयर चौथा चैप्टर है उसका, आउटलाइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ अभी मैं। आउटलाइन जी में जी चौथा चैप्टर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, ठीक है। जी और सर। 8वां चैप्टर है ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। तो ये दोनों चीजें मैं करा भी चुका। ठीक ये हो गया दोनों सर। ये दोनों बुक के अंदर एक ही चैप्टर में, चैप्टर 5 और 6 में। तो ठीक हो ये गया दोनों, सर। ये जो ऑडिट वाला चैप्टर है वो जो चीज़ हो गई उसके बारे में मैंने कहा था। लेकिन इस यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि जो लोग मेरे साथ कोचिंग में थे इस्लामाबाद कैंपस में, वहाँ चूंकि हमने आउटलाइन का चैप्टर 4 और चैप्टर 8 स्टार्ट ही नहीं किया था, तो वो मेरी रिकॉर्डिंग्स ले लें। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई इश्यूज होते हैं तो फिर मैं उनको वो चीज़ करा दूंगा, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उस मामले में। तो ये यहाँ से दोनों चीज़ें, क्योंकि इससे एक नया क्वेश्चन भी रेज होता था, इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ दे दिया। और चले कोई अब सवाल? तो सर मतलब अगर 8वां चैप्टर तैयार करना है तो चौथे चैप्टर के लेक्चर सुने।
जी बिल्कुल। ऑडिटिंग, अच्छा अब 8वां चैप्टर कौन सा आप कह रही हैं? मैंने आउटलाइन का बार बार कह रहा हूँ, 8वां बुक का नहीं, 8वां आउटलाइन का। टाइटल बता देता हूँ, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चैप्टर 4, आउटलाइन का चैप्टर 4 है, और ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चैप्टर 8 है। तो वो मैंने साथ ही पढ़ा दी है। चलिए, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ओके। बस अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कोई एसडीएलसी सवाल? में आपने ऑडिट वाला भी कवर करवा दिया था साथ ही साथ। जी बिल्कुल। सर उसमें मतलब मैं तो उस तरीके से पढ़ रहा था जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। मैंने साथ साथ ये करा दिया है। बहरहाल मैं किसी बार लेक्चर में करा दूंगा, कोई बात नहीं। मैं अभी आप लोगों से एक सेशन लूंगा जिसमें मैं सवाल जवाब करूंगा, तो उसमें वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। सर मतलब कोई इसमें मेजर मतलब कोई चेंजेस तो डिफरेंस नहीं नहीं है है। एसडी? नहीं नहीं, मैं एक बड़ा बेसिक रूल ऑफ थंब बता देता हूँ कि जी सर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में मैंने ये बताया कि ऐसे करना चाहिए, ठीक है। और उसका सीक्वेंस जी भी बताया। मैंने जी बताया कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है, डिज़ाइन में क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या होता है, टेस्टिंग में क्या होता है, डिप्लॉयमेंट में क्या होता है। अच्छा, अब जब हम इसको ऑडिट करने जाएंगे तो हम इन्हीं के सवाल बना लेंगे। मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग में पहली चीज़ मैंने बताई थी कि तमाम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें, याद हो आपको। अब जी ऑडिटर सर। जब ऑडिट करने जाएगा तो पूछेगा क्या आपने तमाम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए थे। उसी चीज़ हम्म, को एक इंटेरोगेटिव फॉर्म में पूछ लेना है, तो वही चेकलिस्ट बन जाएगी। सही है, ठीक है सर। ओके राइट। सर। तो कोई ऐसा कोई साइंटिफिक डिफरेंस नहीं है उसमें। सही है सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। एक क्वेश्चन था, एक दो जनरल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, मतलब कि ये पूछे सिलेबस से रिलेटेड नहीं। पूछे। सर ये पूछना था, ये जो बुक आपने रेकमेंड किया है, ये बुक के मतलब के लैंग्वेज कोई ऐसा सच समझ नहीं आ रही, तो अगर आपने जो नोट्स लिखवाए हैं वो थोरोली लिखे हुए, अगर वही पढ़ लिए जाएं तो। कौन सी बुक की बात कर रहे हैं आप? ये जो स्टडी टेक्स्ट? आपने, जी जी, स्टडी टेक्स्ट सर, ये समझ नहीं आ रही बेसिकली कुछ। देखो उसमें दो तीन चीज़ें हैं। जी इसमें नो डाउट कि उसमें थोड़ा सा क्वालिटी का एलिमेंट है वहाँ पे, मैं आई एग्री टू दैट। लेकिन अगर हम एक चीज़ को एक दो तीन, उसमें मैंने ये भी कंफ्यूजन है कि बाज़ औक़ात उसमें एक जो लिखा होता है पैराग्राफ, उसमें रब्त नहीं होता बाज़ औक़ात, ये भी है उसमें प्रॉब्लम है, सेंटेंस जी सर, स्ट्रक्चर ऐसे में ही भी है। प्रॉब्लम है बहरहाल। तो कुछ चीज़ें, उसका मैं एक रूल ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना पढ़ें। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक चीज़ को गो थ्रू करें। अब अगर आपको एक चीज़ पढ़कर ये लगती है कि यार ये तो बिल्कुल इर्रेलेवेंट है, तो उसको छोड़ दें। अच्छा, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछ लें, राइट? जी तो सर। मैं आपको ये कहूँगा कि ये मत करें कि उसको बिल्कुल छोड़ दिया। रीज़न बीइंग कि पेपर में ऑब्जेक्टिव जो है वो वहाँ से बन बन सकते हैं। तो इसीलिए बुक रीडिंग करना ज़रूरी है। आपके कोई कन्फ्यूजन्स हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। जी फिर मैं सर। खुद ही क्लियर कर दूँगा कि ये चीज़ बिल्कुल इर्रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है। तो सर हमने ये कंप्लीट बुक तो रीड नहीं ना करनी, इसके चंद सिलेक्टेड तकरीबन चैप्टर्स पढ़नी है, पढ़े हैं। बिल्कुल। पढ़नी है, बिल्कुल। कंप्लीट बुक ये रीड करनी है सर। जी हो, जी इंशाल्लाह। अब ये मैं तकरीबन आईएएस ऑडिट का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। जी सर, तो ये अब आपके आप, तो वो चैप्टर 1 आपने कंटेंट 1 3 4 8 5 वो तो मुझे पता है आपने करवा दिए। हम्म, कुछ चीज़ें अगर मगर ये, मैंने बीच में छोड़ता हूँ ना, तो मैं इसलिए छोड़ता हूँ, उसकी दो तीन वजूहत हो सकती हैं। मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि शायद वो मैं अगले लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। और अगर एंड ऑफ द चैप्टर के बाद फिर भी वो चीज़ कवर नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि वो सेल्फ स्टडी है। क्योंकि उसका मतलब ये कि मैंने उसका सारा बैकग्राउंड नॉलेज दे दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप वो खुद पढ़ें। ये बार मैं दो तीन दफ़ा दोहरा चुका हूँ। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए यहाँ पे। मैं, अच्छा है, बाकी लोगों की क्यूरीज का भी जवाब मिल जाएगा। जी सर। ठीक है। तो बुक पढ़िए, मेरे नोट्स भी पढ़िए, बुक पढ़िए, दोनों चीज़ें रखें तो इंशाल्लाह। और मैं एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों की एमसीक्यूज की ट्रेनिंग भी कराऊंगा। जी सर। ओके, जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिए।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सही। सर मेरा क्वेश्चन भी उम्र से रिलेटेड ही है सर। अगर देखा जाए तो हमारे जो मतलब कि 80% लेक्चर जो है वो उर्दू में जा रहा है, तो जब हम नोट्स बनाते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बीच में इंग्लिश का टच अप देना शुरू करेंगे ना तो नोट्स अच्छे बन जाएंगे सर, रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं, मुझे कोई मतलब थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है मुझे। नहीं नहीं सर, आई कैन अंडरस्टैंड, मसला स्टूडेंट्स का ही है, मुझे पता है सर इस चीज का, नहीं लेकिन थोड़ा नहीं, जस्ट ऑन द लाइटर नोट, मैं एक्चुअली सिर्फ उसको, क्योंकि बात चीज़ें सीजा में भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है और इस बुक में भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, और अभी आप लोग सब मेरे सामने नहीं है। अदरवाइज आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करूं, ताकि एक तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो बिल्कुल ही प्योर होती है। लेकिन बहरहाल, तो उसमें अभी मकसद मेरा है कम्युनिकेट करना, तो वो जी मैं, सर। और क्योंकि अब वर्चुअल है, एक मेरे लिए ये बड़ी हिंड्रेंस है, तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे थोड़ा सा इस चीज़ को उर्दू में करना पड़ रहा है ताकि चीज़ समझ आए। इसको वरना 50-50 में ले बहरहाल आए आप सर। वाली सजेशन है, मैं उसको उसको बीच में कोशिश करता हूँ उसको करने की इनकॉर्पोरेट, लेकिन ये थैंक यू। डेलिबरेटली है, मतलब मैं डेलिबरेटली ये चीज़ कर रहा हूँ। जी सर, तो थैंक यू। बहरहाल हम एक दो लेक्चर्स इंग्लिश में भी करके देख लेते हैं, उसमें देख लेते हैं इनपुट क्या आती है। नहीं सर, 50-50 कर लें, आप फुल ऑन इंग्लिश में ना जाए। चलें, अभी 25-75 करके देखते हैं, चलो ऐसा चलिए करते हैं। ठीक है, ठीक ओके है सर, ना? थैंक्स। ओके। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है प्लीज पूछिए। ये बाकी लोग जो हैं ये रस्मन आते हैं या वाकई आते हैं, थोड़ा सा मुझसे अभी जरा मैं जिसको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजूं तो वो अपने आप को म्यूट करे ताकि मैं उससे बात कर सकूं। तैयब, आर यू हियर? बासिम, जरा ये तैयब का नाम लिखना, ये एब्सेंट है। ओके सर। ये नाम लिख लें, मैं नाम बोलता जा रहा हूँ। अच्छा, ताकि ये सैम्पलिंग भी तो होना, ये ऐसी अब्दुल्ला अनवर, यस सर। समझ आ रही है अब्दुल्ला? जी जी सर, आ रही है समझ। ओके, गुड लक, थैंक यू, बहुत अच्छा। और कोई मसला तो नहीं है? नो सर, कोई इशू ऐसा नहीं है। एक्चुअली सर मैं जो इस्लामाबाद कैंपस में ना आपकी जो फिजिकल क्लासेस हो रही थी वो अटेंड कर रहा था। हम्म। तो अब अच्छा लग रहा है कि पहले अच्छा लग रहा था? मुश्किल सवाल पूछ लिया, हाँ? अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। और कोई चीज़, कोई इनपुट किसी किस्म की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कोर्स टॉपिक रह जाएगा तो वो मैं कवर कराऊंगा, हाँ? बस साथ साथ पढ़ते रहो चीज़ें, परेशान नहीं होना। कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी वो मैं कवर कराऊंगा, जो गैप है ना, नेचुरली बात है, आप लोग थोड़ा सा पहले फिजिकली पढ़ रहे थे, अब आप वर्चुअली हो गए, तो चूंकि मुझे दोनों को साथ लेके चलना है तो देर इज़ अ गैप, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं गैप को ब्रिज कर दूं बेसिकली। ओके सर, ओके सर। सुनते तो हो ना सारा लेक्चर, ये बस जी ऑनलाइन सर होके मैं, चलेंगे? जी जी सर सुन ओके रहा हूँ मैं। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। जी आमना सदाकत, अब ये रैंडम बेसिस पे ना मैंने ये प्रैक्टिस करनी है कि म्यूट करके देखूंगा और उसके अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम मार्क सर। एक्शन। जी वालेकुम सलाम। जी आमना, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ये कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट क्या होती है? सर इसमें जो ऑडिटर होता है वो खुद की असेसमेंट करता है, जो कैसे? ऑडिटर होता है वो एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। नहीं, असेसमेंट करता है ऑडिटी अपनी? मैंने 3 चीजें बताई थी कि वो क्या करेगा। जी आप फिजिकल क्लासेस सर, ले रही थी इसमें मेरे सेंस कभी? ऑफ ओनरशिप। सर नहीं, मैं फैसलाबाद कैंपस से हूँ। अब तो डबल जुर्माना होगा, बासिम के शहर से हैं, तो अब तो जुर्माना होगा कि भाई आप तो ये तो अटेंटिवली क्यों नहीं पढ़ रही हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनरशिप है और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। सेंस ऑफ ओनरशिप। जी, तो ये चीज़ जो है इसको थोड़ा सा अटेंटिवली पढ़ें
और जब मैं कुछ पूछूं तो फौरन रिस्पॉन्ड करें ताकि चीज़ पता हो कि हाँ ये चीज़ है, राइट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ओके। आप लोग थोड़ी सी मेरी पोजीशन को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि भाई मैं एक वर्चुअली चीज़ें कंडक्ट हो रही हैं और उसमें किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल सिर्फ आवाज़ का ही है जिससे आपको रुकवाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे काइंडली। मेरी कोशिश है कि हर शख्स पास हो इंशाल्लाह, तो थोड़ा सा उसमें मेरा साथ दें। तो बहरहाल जी, आयशा मंजूर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? नहीं सर, कंफ्यूजन है, बस मेरी तरफ शायद इंटरनेट का इशू हो जाता है, थोड़ा सा आवाज ड्रॉप हो जाती है, और तो कोई इशू नहीं है। चलें, ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ठीक है। बाबर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बाबर, कोई कंफ्यूजन? सर कंफ्यूजन वही थोड़ी देर पहले अभी जो थोड़ी डिस्कस हो रही थी, अब बुक को अगर देखें तो बुक की आउटलाइन और फिर ये सिलेबस की आउटलाइन आपकी स्टडी से कोई नहीं, जिस तरह आप लेके चल रहे हैं सर वो बहुत अच्छा है, समझ भी आ रही है। लेकिन ये अगर हम सिर्फ बुक को देखें तो वहाँ पे आउटलाइन कुछ और है, जो ये सिलेबस मिला हुआ है ये और है, और तीसरे फिर आपके वो आपका लिखवाया हुआ आपके नोट्स हैं जितने जो बना रहे हैं साथ साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आउटलाइन कुछ ये और है और बुक कुछ और है। हाँ, उसकी तरतीब में थोड़ा सा फर्क हो तरतीब सर वही सकता ना, है। वो यहाँ पे अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो कह रहे थे आपके यहाँ पे हमारा ये जो आईटी ऑडिट का चैप्टर है, और यहाँ पे वो नंबर 4 में 4, 5 और 6 गालबन इकट्ठा होगा, तो फिर ये वाला आईटी ऑडिट का पूरा पोर्शन इकट्ठा हो रहा है। नहीं, वो आउटलाइन में चैप्टर 4 के बाद वाला जितना सेक्शन है वो ऑडिट से रिलेटेड है। चैप्टर आउटलाइन की बात कर रहा हूँ। आउटलाइन जी सर, में आईटी ऑडिट के नाम से जो शुरू हो रहा है, चैप्टर 5 से आगे चैप्टर 5 इंक्लूडेड है, उससे आगे जितनी चीजें हैं वो आईटी ऑडिट से रिलेटेड है। ठीक है तो सर। ये भी किया थी कल, वो अजीज रहमान साहब से भी यही बात हो रही थी, उसको मैं यही कह रहा था सर, अगर जो आपकी आउट जो कुछ मिल जाए, अगर हमें भी कोई आपकी तरफ से ना क्या डाटा, तो चीज? सर ये नोट्स वगैरह कुछ तो स्लाइड नोट्स की में जो आपको कुछ चीज आप अपलोड लिखवा रहे हैं ना, ये अगर मिल जाए तो वो ऑलरेडी सामने पड़े हुए हों, फिर आपकी बात समझने में बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा मामला। अभी सर एक इशू ये था कि जैसे अब आप लिखवा रहे हैं ना, आप लिखवाते हुए बाद में फिर ऐड करते हैं ना कुछ चीजें, वही एक टॉपिक आपने लिखवा दिया वो हमने भी लिख लिया, अब वो कंप्यूटर में तो आपकी तरफ से ऐड हो जाता है, वो हमारे लिए लिखना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर उसको किसी अलग पेज पे लिख के फिर सारे को इकट्ठा समराइज करके एक जगह पे लाना एक थोड़ा सा रजिस्टर, इशू होता है। एक ये तो बहुत ही माइन्यूट इश्यूज हैं, ये थोड़े से इसको हम अच्छे ऐसे तरीके से हैंडल करना चाहें तो कर सकते हैं, रजिस्टर बनाए चीजों के। बहरहाल ये एक सर इंडिविजुअल है सर ये है, जब ना क्लास रेगुलर हो रही थी उसमें और इसमें थोड़ा फर्क आ गया है, बिल्कुल बाकी बिल्कुल, और कोई इशू मैं आई अंडरस्टैंड, और मैं आप लोगों जी को सर। भी कह रहा हूँ कि इन तमाम सर्कमस्टांसेस को समझने की कोशिश करें, और इसमें हम जितना वेल परफॉर्म कर सकते हैं हम अपनी अपनी पूरी कोशिश करें। बाकी आगे अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह सर, थैंक यू। जी अजीज। अजीजुर रहमान, यू आर एब्सेंट। बासी में नाम लिख लो अजीज का, अजीज इज नॉट हियर। जी सर, कर लिया नोट। ओके जी उजैर। उजैर जी जी, आपकी बात बहुत की आ रही है। आई कैन नॉट हेयर यू प्लीज। सॉरी, आई कुड नॉट हेयर यू। इमरान। यस सर। जी इमरान, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है सर, हम लोग ना पहले ले रहे थे कैंपस में फिजिकल क्लासेस, तो सर जी उसमें ना अच्छा, जो इमरान, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो हमने बात अभी कवर कर ली है ना उसको दोहराना नहीं प्लीज। अब कोई नई नहीं बात सर, है तो जो है वो ना ये था कि आप हम जब कैंपस पे जाते थे ना हम लोग, हमारी कुछ यहाँ से ना क्लासेस मिस हो गई थी, जब हमने सर जी रिवाइज क्लासेस करनी है ना,
हमें वो समझ नहीं आ रहा था जो चैप्टर कौन से किस डेट पे हुआ था और किस डेट पे नहीं हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको वो मिल भी नहीं रहा होता वहाँ पे टॉपिक जल्दी। नहीं, उसमें लेक्चर के शुरू में तो मैं बताता हूँ कि भाई ये चैप्टर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और आप लोगों को जो वर्चुअली जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को पहले कराई है। इट्स ऑल न्यू टू यू, तो आपको यस सर। इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो वो वही बस एक इशू है, क्योंकि हमारे जो ये लेक्चर पीछे रिकवर नहीं ना हुए हैं, तो हम लोग जब रिवाइज करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अरे भाई, मैंने अभी यही बताया, मैं भी ये दोहरा चुका हूँ, मैं इस बात को इकरार कर रहा हूँ तहरीरी तौर पे भाई कि अभी प्रॉब्लम्स हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हम आगे वर्चुअली हमने शुरू की हैं वो हैं जो बिल्कुल नई हैं आप लोगों के लिए, तो कन्फ्यूजन नहीं है, तो इसलिए अब ये इसको पढ़ें। वो कन्फ्यूजन सबको पता है कि होगी, लेकिन फिलहाल जो अभी हमने वर्चुअली स्टार्ट किया हुआ है उसको देखें, उसमें कोई इशू है तो बताओ। ओके राइट, चलें जी, हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो बहरहाल ये सब चीज़ करने का मकसद ये था कि एक तो आप लोग हैं, कुछ सैंपल ले लिया मैंने, कुछ चीज़ें इस तरह से आइडेंटिफाई की। मैं एक दफ़ा दोबारा इस बात को दोहरा दूं कि चीज़ों को आप बुक को पढ़ें और फ़ौरन गिव अप मत किया करें। अगर एक दफ़ा एक चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपके पास इंटरनेट है, आप वो टॉपिक इंटरनेट पे लिखिए, गूगल करें, आपको चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर हम फ़ौरन ही एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देंगे कि ये चीज़ नहीं होगी, तो अब आप लोग माशाल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको खुद से, अगर कहीं से चीज़ नहीं मिलती तो एक रिसोर्स सूटेबल नहीं लग रहा तो दूसरे रिसोर्स को देख लें आप। तो बहरहाल, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, दैट इज अ न्यू टॉपिक। बासिम, स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओके, हो गई? जी सर। राइट जी, ये एक टॉपिक है। अच्छा, ये जो टॉपिक अभी मैंने लिखवाया है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, इसका एब्रीवेशन भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसी से सिमिलर एक और भी टाइटल है ऑफ द टॉपिक है, वो ऑडिट से रिलेटेड नहीं है, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड। वो टॉपिक मैं ऑलरेडी एक सेक्शन को करा चुका हूँ, लेकिन एक सेक्शन को मैंने वो टॉपिक नहीं कराया, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ उसका एब्रीवेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। वो है केस, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मीन द यूज ऑफ अ टूल, use of technology, use of software tools to develop a software product. That concept is known as CASE, Computer Aided Software Engineering. अच्छा, अब इस बात को बताने का मकसद ये है कि पहला जो कॉन्सेप्ट था ये केस का था, उसके बाद कॉन्सेप्ट आया कैट का। कैट क्या है? मैंने आपको एट द स्टार्ट ऑफ दैट चैप्टर आईएस ऑडिट में मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट राउंड द कंप्यूटर एंड ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर। इन दोनों में बुनियादी डिफरेंस मैंने ये बताया था कि इन ऑडिट राउंड द कंप्यूटर वी डू नॉट गो इनटू द functionality of the computer program, right? We only perform the assessment based upon the input or the given input and the output. However, in case of audit through the computer, mean we are going inside the computer. We are examining the internal functionality of the software. Through the computer का मतलब है we are
कंसीडरिंग द कंप्यूटर लॉजिक, कि वो किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। राउंड द कंप्यूटर का मतलब ये है वी आर इग्नोरिंग द लॉजिक। थ्रू द कंप्यूटर मीन वी आर कंसीडरिंग द लॉजिक, वी आर एग्जामिनिंग द लॉजिक। अच्छा, अब जरा इस चीज को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। वो ये कि जब हम ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर करते हैं, इसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर। अब जब हमें कंप्यूटर में जाकर और हमें एविडेंस को कलेक्ट करना होगा, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी कैन नॉट collect the evidence physically. It's not like that we are going inside the computer machine and taking something out of it. So when we have to perform audit through the computer, it means we must require some software tools that can help us to perform the audit. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि if we are using some software tools, if we are using some technological equipment to perform the audit, that concept is known as computer assisted audit techniques. Mean if there is a software which can help an auditor to perform the audit, that tool or technology is known as CAT, Computer Assisted Audit Technique. But let me make one thing very clear to you. It does not mean that those softwares are the replacement of the auditors. जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑडिट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अब हमें ऑडिटर्स की ज़रूरत नहीं है। Softwares, technological devices, they are not the alternate or the replacement of the humans, of the professionals. उनका काम सिर्फ क्या है? ऑडिटर्स को फैसिलिटेट करना, ऑडिटर्स को असिस्ट करना, ताकि वो अपना काम कम वक्त में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। मैं इसकी बहुत आसान एग्जांपल देता हूँ कि जब हम चेकलिस्ट बनाते हैं, सो वी डू नॉट prepare the checklist on a piece of paper using a pencil. We use Microsoft Word to develop a checklist. Acha, similarly, to perform the risk assessment, sometimes there are very sophisticated softwares available through which we can calculate the impact of a risk. So there are companies who are actually using some software tools to perform risk analysis, to perform risk assessment, right? इसका मतलब है कि हमने वहाँ पे क्या किया, अगर हम रिस्क बेस्ड IAS ऑडिट कर रहे हैं और हम रिस्क एनालिसिस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्चुअली कंप्यूटर्स ने ऑडिटर्स को हेल्प किया। तो वो सॉफ्टवेयर्स या वो टेक्नोलॉजी जो ऑडिटर्स को हेल्प करती है, उस टेक्नोलॉजी को बेसिकली हम क्या कहते हैं? कैट कहते हैं। इसकी रियल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये जिस तरह टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है आजकल आप ये देखें कि कोविड की वजह से बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो इंडोर ट्रीटमेंट या डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते। तो अब आजकल क्या कॉन्सेप्ट नया आ गया है? टेली हेल्थ, कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, नंबर 1। अच्छा, अब दूसरी बात अगर मैं बताऊं कि मुख्तलिफ मेडिकल सर्जरीज ऐसी, जिस तरह आप अपने ये कोई पेशेंट का हम ब्लड टेस्ट लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं, तो इसमें अब वो ब्लड सैंपल लेके पहले तो वो लिटमस पेपर के थ्रू किसी तरह एग्जामिन किया जाता था, लेकिन आजकल वो सैंपल मशीन के थ्रू एक मशीन में प्लेस किया जाता है। वो मशीन एक्चुअली बताती है कि इस पर्टिकुलर ह्यूमन में रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं। अगर आप गौर से उसको देखें तो उस मशीन के पीछे एक्चुअली क्या है? देयर इज अ सॉफ्टवेयर। वो बेसिकली क्या कर रही है, वो मशीन, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो आपके ब्लड सैंपल को एनालाइज करता है। तो इस चीज़ को कहते हैं कंप्यूटर विजन, कि जो मशीन है उसमें भी देखने की सलाहियत है, कि वो एक सैंपल को देखती है और देखने के बाद उसको एनालाइज करती है और फिर आपको बताती है उसके बारे में जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं। तो अब
आपकी जितने भी लैब टेस्ट होते हैं उसमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसी तरह ये जो कोविड का टेस्ट है इसमें मुख्तलिफ आजकल जिस तरह यूके में कहा गया कि भाई ऐसी डिवाइस आ गई है जो कि रैपिड एग्जामिनेशन कर देती है। तो वो बेसिकली क्या है, वो डॉक्टर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को फैसिलिटेट कर रही है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोफेशनल्स को हेल्प करती है, ना कि उनको रिप्लेस कर दे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे यहाँ भी ऑडिटर्स जो हैं, जब हम ख़ास तौर पे फॉरेंसिक ऑडिट करने जाते हैं, तो अब आपके मोबाइल में फॉर एग्जांपल किसी खुदा न खास्ता आपका मोबाइल थेफ्ट हो जाता है और कोई शख्स आपके मोबाइल को यूज़ करते हुए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो अब और उसके बाद डाटा को इरेज भी कर देता है, अपने तौर पे वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन आजकल ऐसे इक्विपमेंट अवेलेबल है, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि फिर भी हम आपके मोबाइल से उन एविडेंस को रिकवर कर सकते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर्स जिसकी मदद से हम उन एविडेंस को रिकवर करेंगे और उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर टूल्स जो हैं वो बेसिक क्या कहलाएंगे, फॉरेंसिक टूल्स कहलाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर जैसे मैंने पहले कहा कि अमूमन ऑडिटर्स को इस बात की परमिशन नहीं दी जाती कि वो किसी कंप्यूटर से डाटा निकालें, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि यू हैव द अथॉरिटी दैट यू मे एक्सट्रैक्ट द एविडेंस फ्रॉम द कंप्यूटर वट एवर यू रिक्वायर, इन दैट पर्टिकुलर केस आप किसी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? सो यू मस्ट रिक्वायर सम सॉफ्टवेयर टूल्स दैट कैन हेल्प यू इन एक्सट्रैक्टिंग द एविडेंस फ्रॉम अ कंप्यूटर। तो अब ये चीज़ जो है, मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर यूएसबी पोर्ट्स जो हैं वो बंद हैं, मैंने बताया था, ताकि सोर्स कोड चोरी ना हो। अब अगर कोई शख्स यूएसबी लगाने की अटेम्प्ट करता है, राइट, और ऑडिटर ने ये देखना है कि हाउ मेनी टाइम्स देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स ऑफ यूएसबी इन दैट पर्टिकुलर पीसी, अब वो क्या करेगा? इज अ क्वेश्चन कि ऑडिटर क्या करे। अब ऑडिटर इसके लिए क्या होता है कि कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड होता है, लेकिन क्या वो एक एक करके रिकॉर्ड को पढ़ेगा? डज ही हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम in which he can go inside the computer and like perform the autopsy of the computer operating system and try to extract all the information? No. In that particular case, what we do when we have to identify that how many times a USB device has been plugged in into that particular computer, so in that particular case we have a software, we install that software on the user's machine, and that software gives us a complete picture that how many times a USB is plugged in into that computer machine. It will also conveys the information that who actually did that. तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन फिर हमारे पास आ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि वो सॉफ्टवेयर्स जो कि एक ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिट हेल्प करें, चाहे वो सैम्पलिंग में, चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट बनाने में, चाहे वो कंप्लाइंस टेस्टिंग में, चाहे वो सबस्टांसिव टेस्टिंग में, चाहे ऑडिट प्लानिंग में, किसी भी स्टेज के ऊपर किसी भी हद तक अगर एक सॉफ्टवेयर एक ऑडिटर को उसके काम को करने में फैसिलिटेट कर रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर या वो टूल या वो टेक्नोलॉजी या वो हार्डवेयर वो बेसिकली क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। यहाँ तक अब इसकी फिर आगे जाके मैं मिसालें देता हूँ, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, लेकिन यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो यू मे रेज योर हैंड। ओके राइट जी, हम आगे चलते हैं। जी उमर, किसने रेज किया था? हाँ जी जी सर, ये अभी आपने प्रोसेसेस के बारे में बताया। ऑडिट प्रोसेस में ये राउंड द कंप्यूटर भी अगर हम ऑडिट करेंगे तो जो
अगर ऑडिटर कोई सॉफ्टवेयर यूज करेगा वो कैट ही कहलाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ ऑडिट जब राउंड द कंप्यूटर करते हैं या थ्रू द कंप्यूटर करते हैं तभी हमें कैट की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है। मींस कभी भी ऑडिट करेंगे तो उसके अंदर हमें सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो वो तब कैट भले होगा। आप ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर यूज करें, भले ठीक है। आप ऑडिट राउंड द कंप्यूटर करें, किसी भी स्टेज पे अगर ऑडिटर किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है ऑडिट ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है, या किसी भी ऑडिट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो वो टूल क्या कहलाएगा? सिंपली कैट। थैंक यू, ठीक है सर। उसका कोई स्पेसिफिक नाम हो सकता है क्योंकि वो किसी और कंपनी की प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन जेनेरिकली वो क्या कहलाएगा? कैट कहलाएगा। अब मैं इसकी ठीक है एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ ये जो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम लोग क्या कहते हैं, एक चीज़ मैंने आपको प्रोबेबली बताया था 2-3 लेक्चर पहले, एक चीज़ बताई थी कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑडिट किया जाता है, ठीक है, जिसमें बेसिकली ये होता है कि इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट में तो ये होता है ना कि ऑडिटर आता है और फिर वो एग्जामिन करता है और मोस्टली उसको कंप्यूटर की एक्सेस नहीं दी जाती। तो बाहर मुख्तलिफ कंपनीज में क्या होता है कि उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं जो कि बेसिकली आप यूज़र की मशीन पे इंस्टॉल्ड है और वो यूं सपोज कर लें कि दे आर दी प्रॉक्सी ऑफ द ऑडिटर्स, ठीक है, वो ऑडिटर, वो बेसिकली ऑडिटर्स हैं, वर्चुअल ऑडिटर्स हैं, और वो आपकी मशीन में इंस्टॉल्ड हैं। और जब भी आपकी मशीन पे कोई ऐसा एक्टिविटी होगी जो एक्टिविटी किसी भी ब्लैक लिस्ट एक्टिविटी में शुमार होती है, जो कि ऑथोराइज एक्टिविटी में शुमार नहीं होती, तो फिर वो क्या करेगा? वो सॉफ्टवेयर जो है वो रियल टाइम में उस एक्टिविटी को रिपोर्ट कर देगा। ये ऐसे ही है जैसा कि एक एंटीवायरस होता है, जैसे ही आपकी मशीन पे कोई वायरस आता है तो एंटीवायरस इमीडिएट बेसिस के ऊपर रिपोर्ट कर देता है कि भाई ये आपके सिस्टम पे एक वायरस है, आप इसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे यहाँ सिस्टम में हम ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, ऑडिटर्स नहीं करते, ऑडिटी की ऑर्गेनाइजेशन कर देती है कि उसको वो रियल टाइम में वो जो इंसिडेंट है या वो जो इवेंट है वो रिपोर्ट हो जाता है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि फिर अब ऑडिट जो है वो क्वार्टरली या बाय एनुअली या एनुअल ओकेजन के ऊपर नहीं होगा। अब ऑडिट जो है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस हो रहा है। इसको बेसिकली हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस ऑनलाइन ऑडिटिंग, कि हर वक्त आपकी सर्विलेंस हो रही है, रियल टाइम आपकी मॉनिटरिंग हो रही है, रियल टाइम कंप्लाइंस असेसमेंट हो रही है। तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट है, बेसिकली इट्स अ नेक्स्ट पैराडाइम जो बहुत वेस्ट कंट्रीज में, वेस्ट कंपनीज के अंदर हो चुका है, या भी हमारे यहाँ होना बाकी है। लेकिन आई होप कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि पहले तो आईटी बेस्ड सिस्टम्स का ऑडिट की कोई बात ही नहीं करता था। अब कम से कम आईटी बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स की ऑडिट की बात तो हो रही है। फिर आईएस ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर की बात होने लगी, आईएस ऑडिट राउंड द कंप्यूटर की बात होने लगी, फिर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक की बात होने लगी। उसके बाद अगला दर्जा क्या है कि आप कॉन्टिन्यूस ऑनलाइन ऑडिटिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें बेसिकली क्या है? इट्स अ जर्नी टूवर्ड्स द कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो ये बेसिकली एक जर्नी है। एनी हाउ, तो मैंने अब आपको ये चीज़ भी बता दी कि अगर पेपर में ये भी टॉपिक है कॉन्टिन्यूस ऑनलाइन ऑडिटिंग, तो वो मैंने बता दिया कि वो किस तरीके से है कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, लेकिन अब डेफिनेटली वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होगा? वो अपने पास कोई इंसिडेंट होता है उसका रिकॉर्ड तो रखेगा, लेकिन अब कोई ऑडिटर आए, अब जब ऑडिटर आएगा तो वो क्या करेगा? वो उस सॉफ्टवेयर को देखेगा, उस सॉफ्टवेयर को खोलेगा और उसमें से जो रिपोर्टेड नॉन कंप्लाइंस है उनको देखेगा और उसकी बेसिस के ऊपर उनका रिव्यू करेगा। तो ऑडिट आसान हो गया ना। अब आप ऑडिटर को ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर के लिए क्या कहना चाहिए, मैनुअली एविडेंस को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो जो हमारा एक एजेंट था, ऑडिटर का जो एक एजेंट था, जो वर्चुअल ऑडिटर हमारे कंप्यूटर्स में बैठा हुआ था, या जो ऑडिटर की प्रॉक्सी बैठी हुई थी, वो क्या कर रहा था? वो रियल टाइम ऑडिट से रिलेटेड या कंप्लाइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा था। एंड व्हेन द टाइम कम्स दैट देयर इज एन ऑडिट, either it is an internal audit or an external audit, then that
ऑडिटर विल कम एंड विल एक्सेस दैट सॉफ्टवेयर। एक और बात बताता चलूँ, वो जो सॉफ्टवेयर है वो भले आपकी मशीन पे इंस्टॉल्ड है, बट दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट एक्सेसिबल टू यू. You will be considered as an unauthorized person to access that software, and only the auditor will be considered as an authorized user of that software. So upon the internal audit or an external audit, the auditor will come, access that software, and will collect all the evidence about all the non-compliance that the user of that machine has made. So eventually क्या होगा, he will perform the analysis and then make his opinion about the degree of compliance. तो क्या हो गया, that software actually helped the auditor to perform and to conduct the audit. तो that is computer assisted audit technique. बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग सॉफ्टवेयर से फेमिलियर तो हैं काफ़ी हद तक. छोटे छोटे कामों के लिए मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं. मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ में बनाया है, बट यू हैव टू अप्लाई फॉर अ जॉब, तो आपको वहाँ पीडीएफ में भेजनी है. तो व्हाट यू रिक्वायर अ सॉफ्टवेयर दैट कैन कन्वर्ट द वर्ड डॉक्यूमेंट इनटू पीडीएफ. तो दैट वुड कंसीडर्ड एज अ कन्वर्टर. ठीक है, इसको हम अपनी ज़बान में यूटिलिटी कहते हैं. एक सॉफ्टवेयर जिसका काम क्या है, छोटा सा काम है, वर्ड की फाइल को पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट करना. अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से कभी आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं और आपने उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना है, या कोई वीडियो है उसको मोबाइल पे चलाना है, तो मोबाइल के अपने फॉर्मेट्स होते हैं. गाड़ी में आपने कोई म्यूज़िक सुनना है, उसके अपने फॉर्मेट्स होते हैं, तो आपको फॉर्मेट कन्वर्ट करना पड़ता है. तो इसके लिए क्या आते हैं, कन्वर्टर्स आते हैं, फॉर्मेट के कन्वर्टर्स आते हैं. ये क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर है. तो हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं तो डेटाबेस एसक्यूएल में हमें फॉर एग्जांपल आता है ओरेकल. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस की कन्वर्जन करनी पड़ेगी ताकि हम उसको एग्जामिन कर सकें. कुछ लोग क्या करते हैं, आप जो लोग एक्सेल में काम करते हैं, आई होप यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट थिंग, कि अक्सर लोग जो है बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो CSV फाइल में बनाते हैं, बट अ CSV फाइल कैन बी इम्पोर्टेड इनटू एन एक्सेल शीट. तो ये भी हम कर सकते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से ये जो छोटे ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका छोटा सा काम है, फॉर्मेट कन्वर्जन का काम है, राइट, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे. और अगर आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, तो दैट सॉफ्टवेयर और दैट यूटिलिटी वुड मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक. अच्छा, इसी तरीके से एक और आपको बताता चलूँ, आजकल बड़े एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए हैं. एक चीज़ होती है हमारे यहाँ, उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम. अच्छा, दो तरह के ये बेसिकली इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन, उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम. एक्सपर्ट सिस्टम, अब एक एक्सपर्ट सिस्टम is an independent information system and it can be used as a CAT. तो एक्सपर्ट सिस्टम के डुअल पर्पसेस हैं. तो पेपर में एक्सपर्ट सिस्टम ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है और ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है. मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि एक्सपर्ट सिस्टम बजाते खुद एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस कर रहा होता है. It is an information system which is based upon the artificial intelligence. The purpose of that software is to provide an expert opinion to the beginners. For example, you are a junior resource person in your organization. Your opinion might not be of that level that a person having 10 or more than 10 years of experience can provide to you. So for example, if you are facing a problem and you need an expert advice and the expert is not available, in that case, we need a software that can provide guidance to us just like a way an expert provides the guidance. तो बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हम एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं. तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम ऑडिट पे जाते हैं तो हम एक कंपोजिट टीम बनाते हैं. उसमें सीनियर ऑडिटर भी होता है, मिड लेवल ऑडिटर भी होता है, जूनियर ऑडिटर भी होता है. तो जब जूनियर ऑडिटर ऑडिट करता है और उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो ही हैज़ टू कंसल्ट विद हिज सीनियर. लेकिन फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ऑडिट फर्म में ऐसा होता है कि आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं और आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं और आपके साथ आपका सीनियर नहीं है. इन दैट केस आप उस प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे.
उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक्सपर्ट सिस्टम। तो मुख्तलिफ कंपनीज ने क्या किया हुआ है कि जो बहुत अच्छे वो लोग करते क्या हैं कि जो अगर एक ऑडिटिंग फर्म है और उसके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑडिटर्स रहे हैं, तो व्हाट दे वुड हैव डन इज कि वो अपने तमाम ऑडिटर्स के नॉलेज को एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, एंड देन दे वुड they would install that software into the machine of every junior software. So जब भी किसी जूनियर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई क्यूरी होगी तो वो क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर उस जूनियर ऑडिटर को हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। या आपने अक्सर देखा होगा मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर आजकल वेब बॉट्स हैं, वेब बॉट्स या चैट बॉट्स कहते हैं। दे आर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर्स। आप उनसे बातचीत करें तो it is very difficult for you to differentiate that either you are talking to a human or you are talking to a chat bot. तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे यहाँ एक्सपर्ट सिस्टम भी होता है। तो ऑडिट का एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? वो सॉफ्टवेयर जो एक जूनियर ऑडिटर को किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में एक सीनियर या एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर की तरह ओपिनियन या गाइडेंस प्रोवाइड करे, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम। यहाँ किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी शाहरुख। सर आपने कहा कि कंटिन्यूस ऑनलाइन ऑडिट भी होता है और ऑडिट का जो ऑथराइज यूजर होता है वो ऑडिटर खुद होता है। अब इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब जब कंटिन्यूस ऑडिट की बात हो रही है तो अब एक्सटर्नल या इंटरनल ऑडिटर उसका ऑथराइज यूजर होगा, ठीक है सर? ये डिपेंड करता है। अगर एक्सटर्नल को हम उसके राइट, अमूमन ये अगेन इंटरनल ऑडिटर तो उसका अल्टीमेट यूजर होगा ही होगा सर। जी जी। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर को ऑर्गेनाइजेशन ये सोच समझ के एक्सेस देती है कि अगर इसको हमने एक्सेस दे दी तो इससे कहीं हमारी इंफॉर्मेशन लीकेज या इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी लीकेज का तो खतरा नहीं होगा। हमें ये चीजें देखनी होगी। सही है सर। हम वहाँ ठीक रिस्क है। असेसमेंट करते हैं। आगे ठीक है सवाल सर। पूछिए। अच्छा सर जब इसमें कंटिन्यूस ऑनलाइन ऑडिट में जब हम हमारे पास दो ऑडिटर हो गए, सही सर? एक तो एक्सटर्नल हो गया सर, अब एक इंटरनल हो गया। इंटरनल हमारी कंपनी का है और नहीं, एक्सटर्नल अभी सर हम ऑडिटर की केपीएमजी का बात भी। कर रहे हैं। अभी हम इंटरनल एक्सटर्नल की डिवीजन नहीं कर रहे हैं। जी सर। अब सर मैं बताएं कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ सर। हो सकता है कि जो ऑनलाइन ऑडिट करवा रही है फर्म या जिसकी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो भी तो रख सकती है एक ऑडिटर फिर? नहीं, आपने कॉन्सेप्ट को उस तरह से ग्रैप्स नहीं किया मेरे। जी कॉन्टिन्यूस सर। ऑनलाइन ऑडिटिंग का मतलब एक है ऑनलाइन। आप जो बात कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि आप ऑनलाइन ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं जी ये सर नहीं मैं। कह रहा। जी सर। कॉन्टिन्यूस ऑनलाइन ऑडिटिंग का मैं कॉन्सेप्ट एक दफा दोहरा देता हूँ। देखो, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट साल में कितनी मरतबा हो सकता है? सर क्वार्टरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है और हाफ ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, 4 से ज्यादा दफा तो नहीं होगा ना, वरना तो नहीं सर। वेस्टेज है। ओके, हम कह देते हैं कि बाय एनुअली हो रहा है। 2 दफा जी इंटरनल सर। ऑडिट होगा। एक्सटर्नल ऑडिट की अमूमन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सर वो इंटरनल की बात होता है। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। हर इंटरनल के बाद नहीं होता एनुअली अमूमन। सर, बेसिकली हाँ, उसकी एनुअली होती है। एनुअल। इसका मतलब है कि साल में एक नॉर्मल रूटीन ये है कि 3 ऑडिट्स होंगे, 2 इंटरनल, 1 एक्सटर्नल। ठीक है, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। अगर ज्यादा ऑडिट हो जाए तो फिर ऑडिट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी ना, फिर जी वेस्टेज सर। ऑफ रिसोर्सेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं की, फिर तो ऑडिट ही करते रहेंगे हम। अच्छा, इसका मतलब है साल में 3 दफा ऑडिट होगा। ठीक हो गया? जी सर। जी। अच्छा, ऑडिट करेगा कौन? सर ऑडिटर। 2 दफा जो होगा इंटरनल ऑडिटर आएगा। जी सर, एक है बार ना? एक्सटर्नल आएगा। 1 दफा एक्सटर्नल, मतलब वो ओकेजनल है, मतलब एक तरह की ओकेजन होगी। एक बंदा आएगा, पूछेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, जाएगा, तमाम लोग डिवोटेड होंगे, एक्टिविटी हो रही है, फॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, ऐसे ही है। जी सर। उसके लिए इंतजाम किए जाएंगे मुख्तलिफ। ये जी साल सर। में 3 दफा होगा। अच्छा, अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अब एक्सटर्नल ऑडिट को छोड़ दो, इंटरनल सही है ऑडिट सर। की बात करते हैं। साल में 2 मरतबा हो रहा है, 2 जी। मरतबा, 6, जी। 4, 5 माह बाद, फिर 5 माह बाद। सही अच्छा, है सर। अब जो एम्प्लॉयज हैं, जो इंटरनल इंसाइडर्स होते हैं, वो तजर्बे के साथ साथ इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो काम ठीक नहीं करते, लेकिन उनको अपनी खामियां छुपाने तरीके के आ जाते हैं। नए नए तरीकों में वो महारत हासिल कर लेते हैं।
हमारे यहाँ ये होता है, हमारे अक्सर लोगों को मैंने देखा है, वो काम को इस्लाह करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जो बिगड़ा हुआ काम है उसको छुपाने की नई नई जिद्दत वाले तरीके लाएंगे, उसमें मेहनत करेंगे जरूर। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि, और वो करते क्या है, इंटरिम पीरियड के लिए ठीक कर देंगे, ऑडिटर चला गया, बाद में फिर वही काम कर रहे हैं। अब ये जो प्रैक्टिस है, जो एडहॉकिज्म है, इसको खत्म करने के लिए, और वो जो ये वाली बात है कि ऑडिट 2 दफा होगा, राइट, तो उससे बेहतर है कि अगर हम डेली बेसिस पे ऑडिट करें। आइडियल सिचुएशन मैंने क्या दी कि हर शख्स सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करे, कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट। जी सर। तो अब अगर सेल्फ असेसमेंट करते हो तो प्रैक्टिकली ऑडिट की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन ये कहीं नहीं हो सकती। अच्छा, अब इसका एक और ऑल्टरनेट क्या है? एक ऑल्टरनेट ये है कि हम क्या करें कि हम एक इंटरनल ऑडिटर की प्रॉक्सी, जो काम इंटरनल ऑडिटर ने करना है उस दिन क्वार्टरली के बाद, हम क्या करें, उसी काम को करने का एक सॉफ्टवेयर बना लें। सही सर। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें कहाँ? कंप्यूटर पे सर। आपकी मशीन पे, हर यूजर की मशीन पे। अच्छा, जी सर। ऑडिटर जब ऑडिट करने आएगा तो वो तमाम लोगों को तो ऑडिट नहीं कर सकता ना, सैम्पलिंग करेगा जी सर, पहली सैम्पलिंग बात। करेगा। जी सर। ठीक है, 250 कंप्यूटर में तो 25 देख लेगा, बहुत भी जान मारी उसने। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। अब सैम्पलिंग में अगर सारे ही अच्छे आ गए तो पॉपुलेशन के बारे में वो ओपिनियन क्या देगा? सर सही है सर। सब सही है, राइट। और सारे ही खराब आ गए तो फिर भी वो क्या ओपिनियन देगा? सब पे खराब है सारे। सारे खराब है, दोनों ही ओपिनियन गलत हैं। कुछ ठीक जी हो सर। तो इसका ये मतलब नहीं कि पॉपुलेशन खराब है, और कुछ खराब हो तो उसका मतलब नहीं कि पॉपुलेशन खराब है। इसका मतलब है कि ओपिनियन सैंपल बेस्ड है, पहली बात हो गई। ठीक है, सही सर। और जी सर। दूसरी बात ये है कि वो बहुत थॉरोली चेक नहीं कर सकता। इंटरनल ऑडिट ये नहीं होता कि वो एक दफा होगा तो साल साल चल रहा है, उसका एक टाइम डेडलाइन होती है, टाइमलाइन होती है। अब इन तमाम चीजों से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है, राइट, वो क्या है? सही सर, कंटिन्यूस होता रहे। ऑडिट का एक सॉफ्टवेयर बना दो। जी वी सर। हैव अ प्रोडक्ट, मैं अपनी प्रोडक्ट की जी सर। मार्केटिंग नहीं कर रहा, बट वी हैव डन इट। जी अच्छा, सर। बहरहाल वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, हम यूजर की मशीन पे इंस्टॉल कर देते हैं। सही है सर। ठीक है, और जो कंप्लाइंस हमें चाहिए होती हैं, वो सॉफ्टवेयर थ्रू आउट द राउंड द क्लॉक उन कंप्लाइंस चेक्स की असेसमेंट, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा होता है। जी सर, ठीक है सर। जब वो सॉफ्टवेयर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे हर तरह की वॉयलेशन होने या ना होने की मॉनिटरिंग कर रहा है, राइट, तो इसका जी सर। मतलब है कि हर शख्स हर टाइम ऑब्जर्व हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। जी सर। ठीक है, तो जी। ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करेगा? रियल टाइम कॉन्टिन्यूस कंप्लाइंस मॉनिटरिंग कर रहा होगा। व्हाट आई सेड, रियल कंटिन्यूस टाइम सर, रियल टाइम। कॉन्टिन्यूस कंप्लाइंस मॉनिटरिंग कर रहा होगा। जी और सर। अगर उसको कहीं पे नॉन कंप्लाइंस नजर आती है तो वो इमीडिएट बेसिस पे उस एक्टिविटी को क्या करेगा? रिपोर्ट लॉग करेगा करेगा, इट विल लॉग इट। And not सर। only it will log it, it will also report it to the concerned authorities that that non-compliance has been taken place. ठीक है सर। अब रियल वर्ल्ड में क्या होता है? If a non-compliance took place, there is a high possibility that it might not be highlighted by the auditor. पहली बात, जी सर, and there बिल्कुल is a सही ऐसे possibility ही। if it is highlighted, then it is actually highlighted after a certain period of time, पीरियड ऑफ टाइम। जी सर। the moment the activity was occurred. एक्टिविटी हुई थी 4 महीने पहले, आप रेस कर रहे हैं 4 महीने बाद। अब वो जो कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग है वो क्या कर रहा है? इट विल नॉट लेट एनी एक्टिविटी अनडिटेक्टेड इवन फॉर मोर देन अ सेकेंड। तो क्या हो गया? आपका वो जो सैंपल बेस्ड ऑडिट था वो खत्म हो गया। जी सर, अब बिल्कुल। ऑडिट क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बेस्ड रियल ऑडिट टाइम हो रहा है। कंटिन्यूस। ट्राई टू जी अंडरस्टैंड सर। माय पॉइंट। You have transformed it from sample based audit to population based audit. Now जी your सर। opinion would be very realistic. Number two,
Point number 3, it would help you to perform real-time compliance monitoring that is not possible by virtue of the internal and external auditors. Number 4, the possibility of reoccurrence of the problem would reduced by many folds because जी the सर user has known that जी my सर all non-compliances are being monitored and reported in a real-time manner. So जी people सर would be very much vigilant. सही है सर कुछ समझ आई? जी सर बिल्कुल समझ आ गई आप तो कह रहे हैं सर जज्बाती हो गए, लेकिन just try to नहीं सर understand that one, right? That is जी basically continuous online monitoring or online सही है auditing, but that is an advanced level. Let me tell you one more thing. It is an advanced level of CAT. It is ओके even सर an advanced level of the CAT. That's why I said continuous online auditing. सही है सर Okay. हाँ अच्छा जी अनिका हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर मैंने आपसे पूछना था, आपने ये जो जूनियर मैनेजर की इसमें एग्जांपल दी है चैट बॉक्स और वेब बॉक्स के साथ, सर ये आप रिपीट कर दें प्लीज, इसका मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। मैंने ये कहा कि जिस तरह हम आजकल किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं और अपनी कोई कंप्लेन रजिस्टर करें तो वहाँ पे जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बेसिकली एक रोबोट होता है अमूमन, अगर आप देखें। हेलो ओके तो वो मेरा कहने का मकसद मैं ये बता रहा था कि आजकल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इतने इंटरैक्टिव और स्मार्ट हैं कि आप लोगों को एक आम यूज़र को ये जजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ आइदर इट्स अ चैटबॉट का मतलब रोबोट, वो रोबोट है या एक्चुअली ह्यूमन है जो कि जिससे मैं चैटिंग कर रहा हूँ या अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने कहा कि आजकल जो हमारे यहाँ जूनियर ऑडिटर्स होते हैं हम उनको एक सॉफ्टवेयर दे के भेजते हैं। अगर कोई हमारा जूनियर ऑडिटर किसी फॉर एग्जांपल हम किसी ऑडिटर को जूनियर ऑडिटर को काबुल भेज देते हैं, सीनियर ऑडिटर तो जाते ही नहीं डर क्योंकि वहाँ हालात ठीक नहीं, तो जूनियर ऑडिटर इसलिए चला था कि उसने एक्सपीरियंस देना है। अब जूनियर ऑडिटर को अगर वहां जाके कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम एक सॉफ्टवेयर देके भेजते हैं कि भाई अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए इस सॉफ्टवेयर से अपना जो मसला है वो शेयर कर लेना। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो उस जूनियर ऑडिटर से सवालात करके उसको एक एक्सपर्ट लेवल एडवाइस देगा और उस जूनियर ऑडिटर को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा, उसको पता तो है कि मैं सॉफ्टवेयर से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक अननोन यूजर हो तो उसको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि ये मैं किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ या मैं किसी सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल से बात कर रहा हूँ। तो दैट व्हाट आई सेड कि चैट बॉट जो है आजकल ये इसकी एग्जांपल्स हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे यहाँ जो ऑडिट के एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं वो भी एक तरह के रोबोट्स हैं। दे आर द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट हेल्प्स द जूनियर ऑडिटर्स to guide them in a situation where they stuck up actually. जी अनिका क्लियर हुआ? जी सर ये क्लियर तो हो गया, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें पॉसिबिलिटी हो कि अगर किसी चीज़ के लिए सोल्यूशन नहीं है तो उस टाइम पे फिर क्या नाम है, इट्स पॉसिबल कि क्या नाम है जो मैन्युफैक्चर्ड नहीं किया गया जिस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन वो फिर बाहर से उसमें इनपुट किए जा सकें? रियल टाइम में नहीं हो सकता। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि द एक्सपर्ट सिस्टम प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन टू एवरी काइंड ऑफ एवरी क्वेश्चन। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई उसमें डोमेन या एस्पेक्ट जो है वो रह गया हो। अगर ऐसा है कोई उसमें ओपिनियन रह गया है तो वो फिर हम बाद में उस सॉफ्टवेयर को क्या कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन आएगी तो पता चलेगा कि उसमें ये शॉर्टफॉल थी और फिर उस शॉर्टफॉल को एड्रेस किया जाएगा। सर फॉर द टाइम बिंग तो सोल्यूशन ना हुआ ना फिर? हाँ फॉर द टाइम, लेकिन ऐसा इट्स अ वेरी रेयर चांस दैट यू आस्क एनी क्वेश्चन टू दैट सॉफ्टवेयर and that software could not be able to help you out. Yes, there is a possibility. I will remind you that it is for the juniors, but yes,
if an expert auditor is asking a question to that software, probably it won't be helpful for him. Okay, sir. ठीक है, एनी Thank you, कंफ्यूजन? sir. तो नहीं, दोनों बातें हैं, जज़ाकल्लाह। अगर सवाल नहीं होगा तो वो एड्रेस हो जाएगा, लेकिन we put a lot of effort in developing such expert systems, so it is very very rare that there is a question that is not actually addressed by the audit expert system. लेकिन सवाल पूछने वाले की शर्त है कि वो खुद एक्सपर्ट ना हो. अगर सवाल पूछने वाला भी एक्सपर्ट है तो फिर उसको एक्सपर्ट सिस्टम से सवाल नहीं पूछना चाहिए. ठीक है सर, थैंक यू सो ठीक मच। है, सवाल पूछने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम से सवाल पूछने के लिए जरूरी है कि वो नॉन एक्सपर्ट हो. इसको हम कहते हैं नोवाइसिस, बिगिनर्स जिसको हम कहते हैं. सर, कैन यू स्पेल नॉइसेस? NOVICIES, नोवाइस. थैंक यू सो मच। वेरी, मतलब जो जूनियर्स होते हैं, बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स, आई मीन टू से. थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. मामा मामा हेलो. जी सॉरी, एक्चुअली आई वॉज बींग ऑडिटेड. तो एनी हाउ, यहाँ किसी का कोई और सवाल है? ये सेल्फ कंट्रोल असेसमेंट नहीं है, कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट है. मैंने कहा कि कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट में, जी मुताहिर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. तो सर क्वेश्चन ये था कि हम व्हीकल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का ऑडिट करते हैं और जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स हैं हमारे ऑर्डर बुकर्स के, वो एज पर बाइंग पैटर्न कस्टमर के हम उसे देखते हैं. पूरी महीने की रीडिंग आती है, सॉफ्टवेयर डाला हुआ हमने रोडनेट, वो पूरी महीने की हमें रीडिंग देता है कि इस बायर की मंथली परचेजेस जो है वो इतनी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए. पूछना ये था कि सर इसको हम करते तो जब रीडिंग पूरे महीने की लेके फिर आखिर में हमसे मैनुअली सारी रिपोर्ट तैयार करते हैं और मैनुअली हम ही शेयर करते हैं, तो सर ये भी क्या कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक में आ जाएगा? वो बेसिकली आपको ऑडिट में जो ओपिनियन आप बना रहे हैं उसमें जो आपको डाटा रिक्वायर्ड है वो डाटा आपको वो प्रोवाइड कर रहा है जी, है ना. तो वो यस, बेसिकली हम उसको कहेंगे कि वो कैट है. यस, क्योंकि वो आपको एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है ना. और जो काम आप बाद में खुद मैनुअली कर रहे हैं वो उसका आपको कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा. आप एक्चुअली ये भी कर सकते हैं कि उस क्राइटेरिया को ही उस सॉफ्टवेयर में फीड करवा दें, तो आपको वो काम जो मैनुअली कर रहे हैं वो भी नहीं करना पड़ेगा. तो सर थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ कर रहा था. मैं सर यही आपकी जो शुरू के लेक्चर में एक बात हुई थी, अब अमंग माय पीयर लेवल हम यही बात करते रहते हैं कि अभी तो ये लाइक अभी
की फ्रीक्वेंसी और जितनी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर लगा लिया है। अभी तो हम सिर्फ रिपोर्टिंग की हद तक रह गए हैं। हम रिपोर्ट बनाते हैं, मैनेजमेंट को शेयर कर देते हैं, जिसके ऊपर हम फैसले लेते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर तो यकीनन इतने भी एडवांस हो जाएंगे कि ये रिपोर्ट बना के इसके भी सारी चीजें खुद भी बना सकेंगे सारे के सारे। तो सब टेक्नोलॉजी तो फिर ह्यूमन को रिप्लेस ही कर रही है 100%। हम लोग तो खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, वो जो इंटेलिजेंस है ना, रिपोर्टिंग के लिए फिर भी तो कॉमन सेंस चाहिए। रिपोर्ट जितनी भी एडवांस हो जाए, ठीक है, जितनी भी एडवांस हो जाए, टूल का इस्तेमाल टूल खुद नहीं कर सकता, राइट? टूल का इस्तेमाल ह्यूमन ही करेगा। एक्सेल इज अ बिग पावरफुल टूल। पावर बीआई का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इट्स अ लाइक वेरी स्मार्ट टूल, लेकिन क्या वो खुद से ही चीजें कर सकता है? इस्तेमाल नो। करते थे सॉफ्टवेयर कैन, नहीं, इट इज हम वेरी पावर बीआई डिफिकल्ट इस्तेमाल फॉर करते हैं। सॉफ्टवेयर टू बी सेल्फ ड्रिवन। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकता, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये आजकल ऑटोनमस व्हीकल्स आ गई हैं, तो बिल्कुल इसका ये मतलब तो नहीं है कि क्या कहते हैं, ऑटोनमस व्हीकल्स आ गई तो ड्राइवर खत्म हो जाएंगे। नो, ऑटोनमस व्हीकल जो हैं वो उन कराची की सड़कों पे गाड़ियां चला के तो देखें, चल ही नहीं सकती। तो ज्यादा नॉट बेहतर चले जाएंगे। सही कह रहे हैं, नॉट योर पॉइंट। ऑटोनमस व्हीकल्स जो हैं उनके लिए भी डेडिकेटेड रोड्स होती हैं बेसिकली। तो देयर इज अ डिफरेंस। इट्स नॉट द रिप्लेसमेंट, इट्स द असिस्टेंस। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। ओके, अच्छा जी, जो कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट था, इसका मैंने टॉपिक बता दिया कि ये बेसिकली क्या है कि हर यूज़र के अंदर हम एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी एक क्या कहना चाहिए, एक सेंस जो है वो डेवलप करवाएं, ताकि हम सिर्फ ऑडिटर के डर से काम को ठीक ना करें, बल्कि बिना ऑडिटर के डर से अगर हम काम को ठीक करेंगे तो फिर हमें ऑडिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है कॉन्सेप्ट कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट। ये ऐसे ही है कि इट्स अ कल्चरल चेंज बेसिकली। ये ऐसे ही है कि हम गाड़ी ड्राइव करते वक्त सीट बेल्ट बांधेंगे तब जब हमें सार्जेंट नजर आएगा, हम मोबाइल नीचे रखेंगे जब हमें सार्जेंट नजर आएगा। लेकिन हम अगर लम्हे भर को ये सोच लें कि ये काम हम अगर सार्जेंट के डर से ये काम नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, इफ वी मेक दिस आवर हैबिट और हम सीट बेल्ट बांधे बगैर गाड़ी स्टार्ट ही ना करें, तो एक्चुअली ये क्या है? इट्स अ कल्चरल चेंज। ये क्या है? सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम करते क्या है, उसके डर से, चलान के डर से तो सीट बेल्ट बांध लेंगे और बाद सीट बेल्ट पकड़ लेंगे फिर छोड़ देंगे बाद में। तो ये बात, ये क्या है? ये है कल्चरल चेंज, ये है रवैयों में तब्दीली। लेकिन अगर आप वेस्ट में जाके देखें तो कोई शख्स गाड़ी चलाएगा ही नहीं, वो स्टार्ट ही नहीं करेगा जब तक वो सीट बेल्ट ना बांधे। हम क्या करते हैं, गाड़ी में जो सीट बेल्ट की जो बीप होती है उसको ही डिसेबल करा देते हैं, किस्सा ही खत्म हो जाता है। तो वो बहरहाल हम बिल्कुल वो चीज ही खत्म कर देते हैं जो हमारे कल्चर को चेंज करे। तो ये दिस अ डिफरेंस। एनी हाउ, आई होप कि माई पॉइंट इज कन्वेड। एनी हाउ, द टाइम इज अप। तो कैट की मैंने कुछ एग्जांपल्स तो आपको बता दी, कुछ यूटिलिटीज के हवाले से भी बता दिया। बहरहाल इट्स अ कम्प्लेक्स, थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं। आई लेट मी नेम सम मोर यूटिलिटीज सो दैट वी कैन डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा बासिम, कल हमारी क्लास है वैसे 7:30 बजे, राइट? ट्यूसडे को अमूमन मेरी क्लास नहीं होती, बट दिस ट्यूसडे आई एम अवेलेबल, सो आई वुड टेक क्लास। ओके सर, कल क्लास होगी इसका मतलब? जी ठीक है सर। तो बहरहाल अभी हमने, अच्छा एक आप अपने पास लिख लें, 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। एक कैट की एग्जांपल्स में मैंने लिखवा दिया एक्सपर्ट सिस्टम।
मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, चीजें आप जरूर भी नोट करते जाएं। तो ये मुख्तलिफ नाम हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ नाम है। तो बहरहाल एक्सपर्ट सिस्टम मैंने आपको बता दिया। ये जो सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल है, अच्छा एम्बेडेड ऑडिट मॉड्यूल, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज, हो गया गैस जर्नलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, स्नैपशॉट टेस्ट केस जनरेटर हो गया, और सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल स्काफ। तो अब आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ये बताता हूँ एम्बेडेड ऑडिट मॉड्यूल ये क्या होता है। एक तो मैंने बताया आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं जो कि एक मशीन के ऊपर हम इंस्टॉल कर देते हैं। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। मैंने आपको बताया कि किसी भी बिजनेस की ऑटोमेशन के लिए हम एक ईआरपी यूज करते हैं। ओके, अब अगर मैं काम करूं कि ईआरपी के अंदर एक एडिशनल मॉड्यूल ऐड कराऊं जो कि ईआरपी के मॉड्यूल्स के यूजेज का कॉन्टिन्यूस ऑडिट करे। आई रिपीट, like I said कि ERP is a software that provides multiple modules for the automation of the business process. Now what I am proposing is that I propose to add an extra module into that ERP software. The purpose of that module is to keep an eye on the functionality or the usage of the other modules. So that module that is basically meant for audit, but it is integrated into that ERP. That kind of module is known as EAM, embedded audit module, that within a software that will perform the audit of that software, it is integrated into the software. That is embedded audit module. तो ये चीज होती है। बहरहाल अब यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। कल हम चीजें पढ़ेंगे, कुछ चीजें, ये टेस्ट केस जनरेटर, ये स्नैपशॉट है, ये मैं आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आई होप कि चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो एनी हाउ आप मुझसे भी कोई सवाल कर सकते हैं, पूछिए। तो मैं कल इसको थोड़ी बात इसके बारे में मैं लिखवा भी दूंगा। सर जी पूछिए। सर अभी आपने कॉन्टिन्यूस ऑडिट ऑनलाइन ऑडिट के बारे में बताया और EAM के बारे में बताया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा फिर? आपके ख्याल में कोई फर्क है? सर मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि दोनों ही क्या नाम है ऑडिट से रिलेटेड है। वो भी मतलब कि एनसीज और कॉम्प्लायंस के बारे में बताएगा, और ये भी। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉन्टिन्यूस ऑनलाइन ऑडिटिंग इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, and EAM is a module. So embedded audit module is a module that will help you to enforce continuous online auditing. जी सर। Continuous online auditing is a concept actually, but how could we implement that module that will help us to do that thing? It is an embedded audit module. बस एक फर्क है, छोटा सा फर्क बता दूं। embedded audit module क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो कि किसी सॉफ्टवेयर के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब जरा गौर से सुनिएगा। आप एक मशीन के ऊपर, आपके पास एक सॉफ्ट ERP इंस्टॉल्ड है, ठीक है जी। और उस ERP में एक सॉफ्टवेयर, उस ERP का एक मॉड्यूल है जो कि ऑडिट करता है। तो वो मॉड्यूल क्या कहलाएगा? EAM, एम्बेडेड ऑडिट मॉड्यूल। आपने ERP बंद कर दिया, वो मॉड्यूल भी बंद हो जाएगा। सर ERP के अंदर ही है तो फिर तो हो ही जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब आपने ERP को बंद कर दिया और अब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि जिससे डाटा लीक हो रहा है, अब क्या होगा? वो तो पकड़ा नहीं जाएगा। जी सर। तो कॉन्टिन्यूस ऑनलाइन ऑडिटिंग ना हुई ना? नहीं सर। राइट। तो फिर हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कि जैसे आप मशीन को बूट करें, सिस्टम को ऑन करें, तब वो शुरू हो जाए
और जब बंद करें तो वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। अब ये जो सॉफ्टवेयर होगा ये ईएम नहीं है, ये किसी सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है, बल्कि ये सिस्टम का इंटीग्रेटेड पार्ट है। जी सर। और ये क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूस ऑनलाइन ऑडिटिंग। कुछ समझ आई बात की? जी सर, आगे। ओके। अच्छा जी, मुझसे पूछें, यहाँ क्वेश्चन पूछें ऑनलाइन, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। यहाँ पे चैट के अलावा यहाँ पे किसी को सवाल है तो मुझसे पूछ लें प्लीज। ओके, बाकी कोई क्यूरीज हैं तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट में रिपीट कर दूंगा कल। ओके बासिम, कल 7:30 बजे इंशाल्लाह। बासिम, जी अनम, आपका क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन एक्चुअली? जी ज़हीर, एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू, इट्स क्लियर। ओके ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।